हेलो फ्रेंड्स, ऑन बिहाफ ऑफ अरीना एनिमेशन अरविंदो कॉलेज इंदौर। आज हम आए हैं अरविंदो यूनिवर्सिटी और यहाँ पे हम लोग मिल रहे हैं मिस्टर हिमांशु श्रीवास्तव से। हिमांशु सर ऑलरेडी अरीना स्टूडेंट रह चुके हैं। 2008 में इन्होंने अरीना पास आउट करा। इनका जर्नी स्टार्ट हुआ एक मेडिकल एस्पिरेंट से। स्लोली इन्होंने अपना करियर को टर्न करा टूवर्ड्स एनिमेशन वीएफएक्स एंड देन अप्लाई करा इन मेडिकल ग्राउंड्स। सो विदाउट टेकिंग मच फर्दर टाइम आई वुड आस्क हिमांशु सर, आपका अनुभव, आपकी कहानी। थैंक यू कार्तिक जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। जैसे कि आपने बताया कि 2008 में मैंने एरिना से पास आउट किया था और उस समय केवल एरिना मल्टीमीडिया ही हुआ करता था। जब हम सोच रहा था मैं कि अब मैं क्या करूं, क्या करियर लूं, बिकॉज 3 years आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर CPMT। और CPMT के बाद में जब उतनी अच्छी रैंक नहीं आई, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, तो मैंने सोचा कि अब आर्ट्स करते हैं, कुछ एनिमेशन, VFX या एंटरटेनमेंट में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग। उस समय इतना गूगल और इतने ऑप्शंस नहीं रहते थे, सही बात। तो हम लोग मतलब ढूंढा हमने कि भाई एक एरिना एकेडमी हमको दिखी लखनऊ में। मैं लखनऊ में था, तो मैं गया वहाँ पे, मैंने बात करी, तो वहाँ पे बताया गया कि कार्टून्स और एनिमेशन और 3D एनिमेशन ये सब सिखाएंगे। तो उस समय मैंने सोचा नहीं था कि मैं कैसे मेडिकल में आऊँगा या क्या करूँगा। बस मैंने वो चीज़ें करी, सीखना स्टार्ट किया। उसके बाद एनिमेशन करने के बाद मैं दिल्ली में मैंने इंटर्नशिप करी, IBN7 में, P7 में, TV100 में, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स चलते थे। और ड्यूरिंग द इंटर्नशिप विद इन 6 months मेरे को एक लखनऊ का एक कॉलेज था, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, SGPGIMS लखनऊ। ओके। तो चूंकि मेरी हमेशा से ही कुछ लर्निंग, नया नया सीखने की आदत रही है, तो जब मेरा एरिना का कोर्स चल रहा था, तो उस दौरान मैंने एक फिल्म प्रोडक्शन कोर्स भी ज्वाइन किया था ओके। लखनऊ से ही। तो वो फिल्म प्रोडक्शन कोर्स जो मैंने ज्वाइन किया था, तो उसमें कुछ लोग, कुछ डॉक्टर्स आते थे जो कि PGI के थे, SGPGI लखनऊ के। तो वहाँ से उन्होंने मुझे उठाया और मेरा इंटरव्यू हुआ और मैंने SGPGI ज्वाइन किया। वो बहुत ही बड़ा एक मेडिकल कॉलेज है, एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट है। वहाँ पे मैंने पहली बार एज अ कंटेंट डेवलपर जॉब स्टार्ट करी। बट सर, मेडिकल कॉलेज और कंटेंट डेवलपमेंट, ये थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे? ये मेरे लिए भी था, बट जब मैं वहाँ पे एंटर किया हाँ। फॉर इंटरव्यू, तो उन्होंने मुझे प्रोमाइसेस दिखाया। ओके। तो देयर आई हैव सीन PCR रूम, जैसा कि न्यूज़ चैनल में जब मैं काम करता था हाँ हाँ। इंटर्नशिप, तो मुझे दूर से दिखाया जाता था, कोई टच ओके। भी नहीं करने देता था। हाँ दे हैव प्रोडक्शन कैमरास, हाँ। दे हैव स्टूडियो लाइक दिस, सो द दे हैव स्टूडियो लाइक ऑल दिस। द गैजेट्स हाँ। ऑलरेडी। इन 2009 में मेरी वो पहली जॉब थी। ओके। और आप ये सोचो कि एरिना का एक स्टूडेंट है, पास आउट हुआ है एक इंटर्नशिप करने के बाद में, डायरेक्ट उसको PCR मिल रहा है, फाइनल कट प्रो मिल रहा है एडिटिंग करने के लिए। एप्पल के सिस्टम होते ही नहीं थे लोगों के पास। सही बात एक है। सपना था कि एप्पल पे एडिटिंग करना। बिल्कुल सही बात। 2009 की मैं बात कर रहा हूँ ट्रू अभी। ट्रू ट्रू। तो जब मैंने वो पूरा इन्वायरमेंट देखा, तो मैंने उनसे सैलरी पूछी ही नहीं। मैंने कहा आप बस ज्वाइनिंग कब से दे रहे हो, आप ये बताओ मुझे। हम्म। और उन्होंने बताया कि यू आर इन, और मैंने तुरंत ज्वाइन किया बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ओके। और क्या कंटेंट में फिर से उसी पे आता हूँ, कंटेंट क्या मेडिकल कंटेंट कॉलेज में? मेडिकल कॉलेज में ऐसा था कि बहुत सारे उनके इवेंट्स होते थे, कॉन्फ्रेंसेस होती थी, और उनको पेशेंट एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था उस समय, क्योंकि जो लोग आते थे सर्जरी कराने, उनको समझाना होता था। जैसे एंडोक्राइन सर्जरी मेरा मेन डिपार्टमेंट था, तो उसमें एंडोक्राइन से रिलेटेड प्रोसीजर्स, सर्जरीज होती थी, उनके हमने एनिमेशन बनाने स्टार्ट किए। तो मुझे बोला कि अब तुमको ये पढ़ना पड़ेगा कि सर्जरी क्या होती है। तो पैराथायरॉयडेक्टमी, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरीज, ऑपरेशन थिएटर्स, तो ये सब मैं गया, मैंने देखा, ऑब्जर्व किया। क्योंकि एरिना मल्टीमीडिया में मेरे को पहले ही ये चीज़ बताई गई थी, क्ले मॉडलिंग मैंने करी थी, स्केचिंग और हम्म। ड्राइंग, ये सब मैंने किया हुआ था। तो जब मैंने वहाँ पे देखा, तो उसके मैंने ब्लूप्रिंट्स बनाए, और ब्लूप्रिंट्स बनाने के बाद मैंने उसकी 3D मॉडलिंग माया में शुरू करी। और ओके। मैंने ऑपरेशन थिएटर बनाया, पेशेंट बनाया, सर्जन के हैंड्स बनाए, नाइफ बनाया, सारी जो एनाटमी थी अंदर की, ह्यूमन एनाटमी, उस पर्टिकुलर सर्जरी के लिए वो सब बनाई। और चूंकि कैमरा एंगल्स और ये सब चीज़ें मुझे बताई गई थी, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाया। और लोगों को अच्छा लगा कि वो 3D एनिमेशन एक सर्जन्स को पढ़ाने के लिए भी, कि कैसे लेयर करना है, मार्किंग इंसिजन कैसे करना है, लेयर्स कैसे ओपन करना है, तो ये सब एकदम क्लियर था।
तो जो पेशेंट को हम सर्जरी तो दिखा नहीं सकते थे, हाँ, तो उसको सर्जरी एक्सप्लेन करने के लिए दिस इज़ द बेस्ट वे। अच्छा। ओके, तो उसमें हम लोग वॉइस ओवर्स करते थे और सब कुछ उसमें हम करते थे। मतलब एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जो है कि पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है कि आपके ऊपर एग्ज़ैक्टली, ऑपरेशन होगा क्या। हाँ। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग पेशेंट टू मोर कंफर्ट, ये जो आपका 3D रिकॉर्डिंग और एनिमेशन, यस, 3D ओके, एनिमेशन के थ्रू हमने उन छोटे-छोटे एनिमेशंस बनाए थे। फिर हमने डायलिसिस के ऊपर एनिमेशंस बनाए क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि डायलिसिस क्या है, सही फिस्टुला बात। क्या है। अब चूँकि मैं एक बायो का स्टूडेंट रहा हूँ, हाँ, तो और मैंने जब सीपीएमटी और नीट की जब प्रिपरेशन कर रहा था, तो ये सब कहीं न कहीं ये सब आता है पढ़ने में, तो मेरा इंटरेस्ट भी था उसमें। इसके अलावा हम लोग वहाँ पे ड्राइंग्स बनाते थे जो किसी भी डॉक्टर को कुछ भी उसकी सर्जरी की एडिट करानी है, तो सर्जरी एडिट करते थे। क्योंकि नॉर्मली जो भी मल्टीमीडिया का स्टूडेंट है या एनिमेशन का है, उसको वीडियो एडिटिंग तो बट ऑब्वियसली आनी ही चाहिए, आती सिखाई है, जाती हाँ, है। सही तो बात है। जनरली हम लोग कार्टून्स एडिट करते थे या फ़िल्म्स एडिट करते थे, बट ये फर्स्ट टाइम था कि मैं सर्जरी एडिट कर रहा था, ब्लड क्लॉट्स हटा रहा था सर्जरी में से। तो ये काफ़ी अलग क्या टाइप का अनुभव था। कैसा अनुभव रहता है सिंस आपने सर्जरी मेंशन करा, एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर अभी तक हम जो नॉर्मल कंटेंट क्रिएशन देखते हैं या स्टोरी टेलिंग देखते हैं, एक सिनेमाटोग्राफी, फोटोग्राफी, एक फिल्म स्टोरी बनाना, उसके अंदर सारी चीज़ें नकली होती हैं। बिल्कुल। खून नकली होता है, ऑपरेशंस दीज आर नॉट रियल थिंग, बट फॉर अ स्टूडेंट, जो फॉर अ मल्टीमीडिया स्टूडेंट जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर गया, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? और काफ़ी अलग अनुभव था क्योंकि देखिए पहली चीज़ तो जब हम एरीना या किसी भी इंस्टीट्यूट से अपना मल्टीमीडिया और एनिमेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, ट्रू, तो वहाँ पे हमको कैमरा की बहुत बेसिक नॉलेज दी जाती है, हाँ, ठीक है। लेकिन अगर आपके हाथ में कभी कैमरा आ जाए तो वो हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक स्टूडेंट एब्सोल्युटली, की कि उसको कितना वो ग्रैस्प करता है, कितना सीख सकता है। क्योंकि कोई सिखाता नहीं है रियल वर्ल्ड में, इंडस्ट्री में कोई सिखाएगा नहीं, वो आपको केवल काम दिया जाएगा। तो जब पहली बार मुझे एक मैंने सर्जरी शूट भी करी है, तो कैमरा लेके जाना पड़ता था। अब तो खैर लोग मोबाइल से शूट करते हैं, बहुत ईज़ी है सब कुछ। उस समय हमारे पास में डीवी कैमरा रहता था। हुँ, हुँ, तो जब पहली बार मैं ऑपरेशन थिएटर गया तो बड़ा मज़ा भी आ रहा था क्योंकि डॉक्टर बनने की ख्वाहिश तो पहले से ही थी। बिल्कुल सही बात। तो जब हमको बिना डॉक्टरी करे हमको ऑपरेशन थिएटर जाने को मिला, वो गाउन पहनाया गया सर्जन्स वाला, तो बड़ा मज़ा आया पहन के। तो हमने तो एन्जॉयमेंट में ये सब काम कर लिया और जब उसका आउटकम आया तो बड़ा मज़ा आया सर्जन को, उसने बोला एक बार फिर करेंगे। तो वो रेगुलर बनता गया काम हमारा। उसके बाद फिर धीरे-धीरे उसके लिए और स्टाफ हायर किया जो सर्जरी शूट करते थे। फिर हुँ, ऑटोमेशन सिस्टम लगाए गए कि डायरेक्ट इंटरनल रिकॉर्डिंग्स मिल जाती थी। फिर मेरे को केवल एडिटिंग करनी पड़ती थी। तो अब तक करीब मैं 4 से 5,000 सर्जरीज़ को एडिट कर चुका हूँ। बहुत बहुत बड़ा नंबर है ये। अब इट्स अ नहीं करता ह्यूज हूँ बट ये एक्सपीरियंस। स्टार्टिंग का मैं बता रहा हूँ। क्योंकि डेली हमको 10 से 15 सर्जरीज़ एडिट करनी होती थी। तो उस समय उस पूरी लैब में मैं ही काम करता था, तो मुझे मज़ा आता था। तो मैं करते रहता था। ये जो आपका पूरा रिकॉर्डिंग आपका ये रहता है, दिस इसका जो यूज़ है, ये आगे बच्चों को पढ़ाने के अलावा बच्चों को पढ़ाने के लिए होता था जी, हायर स्टडीज़ के, क्योंकि पीजीआई या अभी जैसे हम अरविंदो मेडिकल कॉलेज में बैठे हुए हैं, हाँ, तो अरविंदो मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जो इरकैड इंस्टीट्यूशन है, जिसमें मैं हूँ अभी करेंट राइट, एज़ टेक्निकल एवी हेड, यहाँ पे हम लोग इस तरीके की वीडियोज़ का, हम लोग क्या जो भी सर्जन हैं, वो अपने जो उसके जो फेलो सर्जन्स हैं, उनको टीच करने के लिए ऐसे शॉर्ट एडिटेड वीडियोज़ का इस्तेमाल करता है। और कुछ लोग इस पे एनिमेशंस भी बनाते हैं क्योंकि हर बार आप वीडियो में वो बारीकी नहीं समझा सकते जो एनिमेशन के थ्रू 3D विजुअलाइजेशन में समझाया जा सकता है। ओके। तो ये एक बहुत बढ़िया कंटेंट है। और अच्छा, आजकल आप यूट्यूब पे भी देखोगे तो न्यूक्लियस एक करके एक कंपनी है, न्यूक्लियस 3D एनिमेशंस, वो पूरी बॉडी के एनिमेशंस और हर चीज़ बना के बहुत ईजी वे में लोगों को गाइड कर रहा है, पेशेंट एजुकेशन का कंटेंट बना रहे हैं। तो बहुत सारा कंटेंट बन रहा है। तो अगर किसी ने अपना स्टडी किया हुआ है एनिमेशन में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूज़ चैनल में ही जाएगा या किसी फिल्म प्रोडक्शन हाउस में जाएगा। यू कैन डू वर्क एनीवेयर इन हेल्थ केयर प्रोडक्शन, हेल्थ केयर न्यूज़ चैनल्स भी आजकल बन रहे हैं और आपको बस सही जगह पहुंचना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है सही जगह पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। बिकॉज लोग क्या करते हैं, जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं, मेरे टाइम पे भी जो मेरे बैच के लोग थे, जैसे मेरे बैच में 20 लोग थे, तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी। जैसे किसी का फोटोग्राफी बहुत अच्छा है, हाँ, कैमरा है उसके पास, ट्रू। तो उसने फ़ोटो खींचना शुरू कर दिया, तो आज वो वेडिंग फोटोग्राफर है, मैक्स टू हुँ, मैक्स। हुँ, हुँ। किसी को एडिटिंग का काम मिल रहा था तो उसने एडिटिंग स्टार्ट करी, तो आज वो बेसिक वीडियो एडिटिंग ही कर रहे हैं।
किसी को वेब पेज डेवलपमेंट भी एक वेब एरिना का डिजाइन एक करिकुलम में डेवलपमेंट, था, वेब डिज़ाइन। राइट। तो वो केवल वेब डिज़ाइन में गए, तो स्टार्टिंग में पेज डेवलप करे, पूरा कोर्स ही नहीं कंप्लीट किया और बीच में यही करने लग गए। तो उनका ऐसा हुआ कि अब वो केवल वेब डेवलपर्स बन के रह गए हैं। तो मेरा अच्छा एक चीज़ और भी है सबसे इम्पोर्टेंट, कुछ लोग जैसे 3D एनिमेशन जो माया, मैक्स सिखाया जाता है आजकल, बहुत सारे अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स भी हैं मार्केट में। तो उसकी पूरी स्टडी करनी चाहिए और मेरा ऐसा पर्सनल सजेशन है कि कहीं न कहीं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आपको किसी अच्छा प्रोडक्शन हाउस मिलता है, नहीं भी मिलता है, नॉर्मल कोई भी न्यूज़ चैनल का प्रोडक्शन रूम मिलता है, तो एटलीस्ट वहाँ पे 2 से 3 साल काम करना चाहिए। तब आपको अपना पोटेंशियल पता चलेगा कि आप क्या कर सकते हो। बिकॉज़ केवल एक नीश बना लेना ड्यूरिंग योर कोर्स, वो सही नहीं है। अगर मैं भी ऐसा करता तो हो सकता है मैं कहीं न सिर्फ़ एक वीडियो एडिटिंग ही कर रहा होता। तो अगर आप एक अच्छे ग्राफ़िक्स का काम भी कर लेते हो, 3D ग्राफ़िक्स भी अच्छे बनाते हो, तो ओवरऑल आपका जो पोटेंशियल है, वो किसी न किसी इंडस्ट्री में ही पहचाना जा सकता है। हम्म। उसके बाद आपके पास सब चीज़ें हैं, अगर आपने अच्छा इंडस्ट्री ट्रेनिंग लिया है या आपने अच्छा काम किया है, आपका पर्पसफुल आपका टाइम रहा है, तो उसके बाद आप चाहो तो फ्रीलांसिंग कर सकते हो, अपनी टीम क्रिएट करके अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग शुड नॉट बी द गोल ऑफ लाइफ, या शुड नॉट गोल बी नहीं द होना करियर। चाहिए। एग्जैक्टली वो बाद में आप डिसाइड करो, पहले तो सीखो और करो। हम्म। बिकॉज आपको पता ही नहीं, केवल एक सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेना इज़ नॉट सफिशिएंट कि आपने माया चला लिया, आपको टूल्स पता हैं या फोटोशॉप के टूल्स पता हैं, बट अभी जो कर रहे हो वो वही चीज़ कर रहे हो जो जितनी इंस्टीट्यूट में बताई गई है। एक्चुअल लाइफ में जब चीज़ें आएंगी, प्रैक्टिकल आएंगे, एक चैलेंजेस आएंगे कुछ, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। सर, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाह रहा था, हमारी जो पहले चर्चा हुई, ऑटिस्टिक बच्चों के लिए अभी जो AR VR का यूज़ हो रहा है, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, जिसके ऊपर आप रिसेंटली काम भी कर रहे हैं, यस। उसका आपका क्या तजुर्बा है और किस तरह से ये मेडिकली चैलेंज बच्चों को, फिजिकली चैलेंज बच्चों को हेल्प करता है? देखिए रिसेंटली अभी हमारे जो चेयरमैन हैं अरविंदो यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर विनोद भंडारी सर, उन्होंने मुझको एक टास्क दिया था कि हिमांशु, एक ऑटिज़म के जो हमारे पेशेंट हैं, जो बच्चे हैं, ऑटिज़म और डाउन सिंड्रोम या कंजेनाइटल जो भी डिसीजेस होती हैं, मेंटल, न्यूरो हेल्थ, मेंटल हेल्थ, तो उनको किस तरीके से हम थेरेपी दे सकते हैं, उसके लिए कुछ AR VR स्टूडियोज बनाओ, कुछ गेम डेवलपमेंट करते हैं। तो अभी रिसेंटली हमने जो हमारा एक सिस्टर फर्म है कैमहेंस, उसमें हमने एक AR VR स्टूडियो स्टैब्लिश किया है, जिसमें हमने मल्टीपल गेम्स रखे हैं, वीडियो गेम्स लाइक एक है नेक्सा प्लेग्राउंड है, PS5 हमने रखा है और मेटा क्वेस्ट रखा है और एक एक्टिव फ्लोर प्रोजेक्शन भी रखा है। तो जब मैंने अभी रिसेंटली इस्टेब्लिश किया है और उसमें जो हमने हमारे जो बच्चे थे, जब वो बच्चे उस रूम में आते हैं तो उनका जो टोटल एक उनके अंदर मतलब एक टास्क कंप्लीट करने का एक जिद हो जाता है कि गेम खेल रहे हैं, थोड़ा गेमिफाई। इंटरेक्टिव रहता है। फ्लोर हाँ। प्रोजेक्शन में उनको बड़ा मज़ा आया क्योंकि उसमें सेंसरी गेम्स थे, थेरेपेटिकल स्टडीज़ थी। अभी उनको हम लोग एक बैलेंस प्रो करके एक मशीन रहती है, उसके ऊपर खड़ा करते हैं और वो गेम्स खेलते हैं। तो उनका माइंड भी काम कर रहा है, उनकी आइज़ भी काम कर रही है, उनके हैंड्स भी काम कर रहे हैं और उनके पैर भी काम कर रहे हैं, सब कुछ। तो ओवरऑल एक 360 डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जैसे अभी उनके हाथ में रिमोट है तो दे कैन ग्रिप, ठीक है। हम्म। एक जब मेटा क्वेस्ट की बात करते हैं तो मेटा क्वेस्ट में उनका एक अलग ही दुनिया क्रिएट हो जाती है, ट्रू। दे एन्जॉय। ट्रू। तो कहीं न कहीं वो चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक में जितने भी पेशेंट्स हैं, उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है। और अभी ओके। उसमें जो थेरेपेटिकल गेम्स जो हमको डेवलप करने हैं, उसके लिए अभी अगेन जो हमारा अरविंदो में जो ब्रांच है, मल्टीमीडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम अपने साथ में ले रहे हैं, एक कम्युनिटी क्रिएट करेंगे और वी विल स्टार्ट डेवलपिंग गेम्स फॉर दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। जो कि शायद उनके ट्रीटमेंट में हेल्प करेंगे। सर, इसके अलावा ऑटिस्टिक बच्चे हुए, इनके अलावा और कौन-कौन से मेडिकल डिविजन्स में इसका यूज़ करा जा सकता बहुत है? बढ़िया चीज़ है ये जो आपने पूछा। मेडिकल में तो बहुत ही अच्छा यूज़ आ रहा है। जैसे आजकल एप्पल विज़न प्रो एक VR आया राइट। था, एप्पल विज़न प्रो। तो इसके थ्रू लोग सर्जरीज़ कर रहे हैं और अगर कोई जॉइन करना चाहेगा तो जो सर्जन देख सकता है उसको हुँ। हम ज़ूम पे या कहीं पे भी हम जॉइन करा के दिखा सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने वर्ल्ड की पहली बैरेट्रिक सर्जरी करी थी थ्रू एप्पल विज़न प्रो। उसका वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, राइट, डॉक्टर मोहित राइट। भंडारी ने करी थी। बहुत बढ़िया डेमोंस्ट्रेशन किया था और जो विजुअलाइज था, मतलब जनरली नॉर्मल स्क्रीन होती है 32 इंच की,
43 इंच की, अब ओटी में उससे बड़ी स्क्रीन हम लगा नहीं सकते हैं, हम्म। इतनी स्क्रीन रहती है। जब विजन प्रो लगाया था तो उनको कम से कम उनका कहना था कि 150 फीट की स्क्रीन उनको दिख रही थी। और ओके। आप वीडियो में देख सकते हो कि किस तरीके से डॉक्टर पूरी सर्जरी को परफॉर्म कर रहे हैं। उसके बाद हमने एप्पल विजन प्रो के साथ में और एंडोस्कोपीज भी करी, एंडोस्कोपी प्लस सर्जरी, बहुत सारे कॉम्बिनेशन किए। और भी रिसेंटली कुछ कंपनीज हैं लाइक एसएस इनोवेशंस जो है, ये इन्होंने एक मंत्रासन चेयर बनाई है जिसमें ये एआर ग्लासेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा। एआर ग्लासेस आप देखोगे कि जो सर्जन है वो एआर ग्लासेस लगाता है, उसके हाथ में रिमोट कंट्रोल रहता है और वो सर्जरी को कहीं से भी बैठ के ऑपरेट कर सकता है। ओके। और अभी रिसेंटली हमने ऑस्ट्रेलिया से किया था, डॉक्टर मोहित के साथ मैं गया था हाँ। ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे हमने यही एआर ग्लासेस लगा के उन्होंने उनको जो साइड बाय साइड व्यू होता है वीडियो का, वो उनके एयर ग्लासेस में आया। और ये हमने ये करीब करीब 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, और हमने एयर ग्लासेस के थ्रू ऑपरेट किया। तो मतलब कहना है कि अच्छा, इसके अलावा जो एप्पल हाँ। विजन प्रो है उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, और भी बहुत सारी कंपनीज मॉड्यूल्स भी बनाती है। तो जो सर्जन की एजुकेशन है हम्म। उसके लिए भी बहुत सारा काम हो रहा है। तो ये आप वीडियोस सीधे सीधे एआर या वीआर ग्लासेस के थ्रू देख सकते हैं। बहुत सारे सिमुलेटर्स बन के आ रहे हैं, वीआर सिमुलेटर्स, जिसमें आपने वीआर आपने ग्लास पहन लिया और उस सिमुलेटर के थ्रू आप सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। जो आर्टरी लाइन डालना है, या बहुत सारे ऐसे सिमुलेटर्स और गेम डेवलप करे गए हैं जिसके थ्रू मेडिकल एजुकेशन में भी बहुत सराहनीय काम हो रहा है, और बहुत सारी कंपनियां कर भी रही हैं। ओके। विदेशी कंपनियां तो कर रही हैं, अब इंडिया में भी शुरू हो रहा है, कुछ कंपनीज इंडिया में आ रही हैं। अब चूंकि अभी तक यहाँ पे केवल इंटरटेनमेंट के लिए हम एनिमेशन और वीएफएक्स को यूज़ कर रहे थे, एब्सोल्युटली। गेमिंग को यूज़ कर रहे थे। अब ये भी एक नया एक करियर है जिसमें हम जो हमारे गेम डेवलपर्स हैं इंडियन, उनको हम ये इस तरीके के गेम्स बनाने में ले सकते हैं। जैसे ऑटिज्म के लिए हो गया, या मेडिकल एजुकेशन के लिए सूचरिंग प्रैक्टिस करनी है। अब रोबोट पे डायरेक्ट तो सूचरिंग कर नहीं सकते हैं, तो उसको हम मेटा क्वेस्ट या इस तरीके की किसी भी जो डिवाइस होती हैं उसके थ्रू हम रोबोटिक सूचरिंग या नॉर्मल सूचरिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो उसको आप रियल टाइम एक वर्चुअल रियलिटी में एक व्यक्ति को, या जो होने वाला डॉक्टर है बनने वाला, उसको प्रैक्टिस करने का प्रैक्टिस मौका कराई जा मिलेगा, सकती है। बिना किसी ओटी इन्वायरमेंट में जाए हुए, ओके। बिना हाथ खराब किए हुए। अच्छा, इंटरेक्टिव भी होता है, इसको हम कंट्रोल जेड कर सकते हैं हाँ। ज़रूरत पड़ने एरर्स की पे, अनडू पॉसिबिलिटी कर खत्म हो सकते हैं। जाती है। हाँ, एरर्स बहुत माइन्यूट रहती ही नहीं है। सही बात है। ठीक है। सही बात। तो आपका अभी जो आपने यहाँ पे आपका टीम है अरविंदो में जो है, कितना स्ट्रेंथ होता होगा? और मतलब माय बेसिक क्वेश्चन इज कि जो यहाँ पे अपना करियर बनाना चाहते हैं मेडिकल जर्नलिज्म में, या इसमें ऑपरेशंस में आना चाह रहे हैं, इन लोगों को अपनी सैलरी का एक्सपेक्टेशंस क्या रहता है? हर बार बच्चों के दिमाग में एक रहता है कि हाँ, वो चूंकि मेडिकल प्रोफेशन में जा रहे थे पहले, अब कई सारे इसमें रिसेंटली अभी हमने देखा कि नीट एग्जामिनेशन में भी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो इसके चलते कई सारे बच्चे हैं जो कि अपने करियर को लेके थोड़े से असहज हैं। तो अगर उन लोगों के लिए हम बात करें तो बिल्कुल। क्या इनका एक अप्रिसिएशन हम एक्सपेक्ट कर नहीं, सकते हैं? बिल्कुल, अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो बायो की जिन्होंने 12th बायो से किया है, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट किसी कारणवश हाँ। नहीं, ऊपर लिमिटेड सीट्स हैं। अब या तो वो एमबीबीएस लेंगे या बीडीएस लेंगे, या ऐसे ही कुछ सी के एलाइड हेल्थ में जाएंगे। बट अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है उसमें जाने का, कुछ नया करियर कर रहे हैं, तलाश रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बायोमेडिकल में जाते हैं। ठीक है। तो आपका जो मेडिकल जर्नलिज्म है या एक मल्टीमीडिया है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि आज के दौर में हर किसी सर्जन को उनकी वीडियोस चाहिए। आजकल का आप देखोगे रील्स बहुत चलती हैं, तो हर किसी को अपने रील्स चाहिए, अपने वीडियोस चाहिए, अपना कंटेंट चाहिए। एआई का ज़माना है, तो आप मतलब ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बायो से हो तो केवल बायो में ही जाना है। आप चाहो तो मल्टीमीडिया का कोर्स कर सकते हो, जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हो, अपनी एक नई फील्ड क्रिएट कर सकते हो। और आज मेरे पास में जैसे कि यहाँ पे करीब 40 लोगों का स्टाफ है हमारे पास मल्टीमीडिया ऑफिस में, ओके। और जिसमें कैमरामैन भी हैं, वीडियोग्राफर्स भी हैं, फोटोग्राफर्स भी हैं, एनिमेटर्स भी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो मैक्सिमम लोग जो हैं वो एरिना के हैं। मतलब बहुत थैंक यू। कम लोग मैंने ऐसे देखा कि किसी और इंस्टीट्यूट से आए होंगे। हम्म। मैक्सिमम लोगों ने एरिना मल्टीमीडिया से ही आया, ज़रूर, और ये अपने इंदौर के नहीं, कहीं के भी एरिना से हों,
तो उन्होंने आके यहाँ पे ज्वाइन किया है और अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे पास में ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी हैं जिन्होंने एरिना से ही काम करना स्टार्ट किया। अब उन्होंने अपना अपना करियर बनाया। अब प्लस पॉइंट ये है कि एरिना के जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्राफिक्स भी बनाते हैं, वीडियो एडिट भी करते हैं, और वक्त पड़ने पे 3D एनिमेशन में भी भी कर लेते हमको हैं। अपना पार्टिसिपेशन देते हैं। तो सब काम बढ़िया से हो रहा है। और अगर आप करियर बनाना चाहते हैं मेडिकल में, तो बात रही कि आपको सैलरीज क्या मिलेंगे, तो जनरली 2 से 2.5 लाख या 3 लाख के पैकेज से स्टार्टिंग होता है। बट ये टोटली स्किल्ड बेस्ड जॉब है। ट्रू। तो आपका जो स्किल है वही तय करता है कि स्किल प्लस एक्सपीरियंस कि आपका सैलरी क्या होगा, आपका पैकेज क्या होगा, और आप किस शहर में हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनको भी ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो मल्टीमीडिया की नॉलेज लेके चलते हैं। अच्छा, मल्टीमीडिया केवल वीएफएक्स और एनिमेशन तक ही नहीं है, इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। AR पूरा VR ऑडियो एक साथ विजुअल्स, पूरा। AR है, VR है, ऑडियो विजुअल्स है, कैमरा स्टूडियो है, ब्रॉडकास्टिंग है। अब हम लोग यहाँ सब कुछ करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं करते। फिल्म बनाते हैं हम, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, स्क्रिप्ट बनाते हैं, सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। तो अ पर्सन हु इज डूइंग अ मल्टीमीडिया कोर्स, ही इज़ अ मल्टीटास्किंग पर्सन। ही एब्सोल्युटली। कैन डू, आप अपना नीश बना सकते हो आगे चल के, बट स्टार्टिंग में तो मुझे लगता है सब काम आना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए। आगे जाके आपको डिसाइड करना है आपको क्या वीडियो रेटिंग करनी है तो करो, सिर्फ वीडियो रेटिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको अपना करियर ग्रो करना है तो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में टाइम देना पड़ेगा, और अपने आप को मैक्सिमम जितना डेवलप कर सकते हो आपको अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। सर एक थोड़ा अलग क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आपका अनुभव रहा, आप मेडिकल में जाना चाह रहे थे और आपने मेडिकल किसी कारणवश न जाते हुए आपने डिजिटली मेडिकल में आपने इंटरवीन करा। मैं पूछना चाह रहा हूँ उन लोगों से जो मेडिकल में हैं, वो एक्सपर्टीज़ जैसे मेडिकल हो गया, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, क्या इन लोगों को भी इन स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है, या आपके आज जो तजुर्बे में आप जिन डॉक्टर से मिलते हैं? डे टू डे लाइफ में आजकल पड़ रही है। ओके। आजकल मैं ऐसे डॉक्टर्स से मिला हूँ जो अपना यूट्यूब चैनल खुद पूरा बनाते हैं, बना अच्छा। रखा है, पूरा चैनल खुद मैनेज कर रहे हैं। सिंगल हैंडेड लोग, कुछ डॉक्टर्स हैं इंदौर में ही हैं जो कि अपना यूट्यूब चैनल खुद उन्होंने बना रखा है, अपने खुद वीडियोज एडिट करते हैं। मैंने पूछा कहाँ सीखा, तो कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट में उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग करी 2 महीने 3 महीने की, हुँ। और खुद के वीडियो एडिट करने लग गए, कैमरा ऑपरेट करने लग गए। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। और चाहे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, चाहे मेडिकल का प्रैक्टिशनर हो, एक्सपर्ट हो, वो सब आजकल जो वो कर सकते हैं वो किसी से करवा नहीं सकते। ट्रू। तो ऐसे लोग भी कोर्स कर रहे हैं, सीख रहे हैं, और अपना अपना कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। बिकॉज अभी जैसे आपने अर्निंग की बात करी थी, तो देर आर सो मैनी ओपन प्लेटफॉर्म्स ऑन सोशल एब्सोल्युटली, मीडिया। एब्सोल्युटली। आप अगर अच्छा कंटेंट बना रहे हो, अच्छे डेवलपर हो, कंटेंट डेवलपर, तो आपको अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप 1,000 भी दिन का कमा सकते हो और 1 लाख भी कमा सकते हो। और जहाँ तक बात करेंगे मेडिकल से कोरिलेट करने की, तो अगर आप एवी और प्रोडक्शंस का काम आप ऑलरेडी बाहर कर रहे हो, और आप किसी भी तरीके से अगर हेल्थ केयर में एंटर कर जाते हो, तो इसमें स्लाइटली ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं ओके। बजाय एक नॉर्मल प्रोडक्शन के। या तो बहुत हाई एंड लेवल का एड टीवीसी प्रोडक्शन हो, टीवी कमर्शियल्स बना रहे हो, अदरवाइज इसमें एक ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं। बिकॉज ये कोई भी नहीं कर रहा है। वेडिंग फोटोग्राफी आपको 100 मिलेंगे, ट्रू। बट मेडिकल में कितने फोटोग्राफर्स मिलेंगे? सही बात शायद है। बहुत 2-3 लोग होंगे तो होंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे आपको। समझना ही मुश्किल है कि काम क्या होता है। आधे लोग तो बेहोश हो जाते हैं हाँ, ऑपरेशन थिएटर में घुसते ही, टर्मिनोलॉजी समझना नहीं उसको समझ फिर। पाते हैं सही क्या बात है। कंटेंट को कवर करना है, वो नहीं समझ पाते हैं। डॉक्टर का माइंडसेट समझना, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। हमने टाइम दिया है तो हमको समझ में आता है। आपको भी समझना है तो आप लोग भी टाइम दो और समझो। थैंक यू हिमांशु सर। आज आपके प्रेजेंस से हमें ये मालूम पड़ा कि मल्टीमीडिया एनिमेशन सिर्फ मूवी बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि डॉक्टरी में और मेडिकल फील्ड में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड थैंक यू वेरी मच हमको इस अनकहे अनसुने एक्सपीरियंस देने के लिए आपके लाइफ के।